तो स्टूडेंट्स अब हम हमारा जो चैप्टर है वो हम क्या करेंगे, वापस रिवाइज करेंगे। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम रिवीजन करने के बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में खुद आंसर आना शुरू करेगा। तो जब हम दोहराएंगे तो हम ये शुरू से दोहराएंगे। सबसे पहले तो हम ये इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ये प्रिंट का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कहाँ से करते करते फिर हमारे इंडिया तक कैसे पहुंचा, भारत तक कैसे पहुंचा। पहले हमें पता ही ये चाइना में आया था। चाइना का है हमारा ईस्ट एशिया में, चाइना जापान पहले इन कंट्रीज में आया, फिर यहाँ से हमारा गया यूरोप में, और फिर यूरोप से आया हमारे ये इंडिया में। तो हम ये पूरा सफर देखेंगे। फिर उसके बाद पहले किस तरीके की प्रिंटिंग होती थी, मैंने आपको बताया था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। फिर गुटेनबर्ग आया था, उन्होंने अपनी प्रिंटिंग में चेंजेस करे थे, ठीक है। और फिर लास्ट में रिचर्ड वाली जो उन्होंने अपनी नई सिलिंड्रिकल वाली प्रिंटिंग मशीन बनाई थी। तो हम ये इस प्रिंटिंग इवोल्यूशन में, और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या हुए। अब कोई भी कहीं पे भी जगह नया रिवॉल्यूशन आता है तो इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब प्रिंटिंग आया तो लोगों में पढ़ने का शौक जागा। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रिंटिंग कल्चर को अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है, उसके अगेंस्ट थे। तो अब हम इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक बार टाइमलाइन देख लो। स्टार्टिंग हुई थी हमारी एडी 868 से, ठीक है। 868 ये तो हमारे इसमें बेसिकली जापान में बताया था। एडी 816 में ये जापान के डायमंड सूत्र पब्लिश हुई थी सबसे पहली किताब। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो वो होगी चाइना की। तो चाइना की अगर मैं बात करूं, एडी 594 में इनकी पहली किताब पब्लिश हुई थी, उसका नाम था अकॉर्डियन, दी अकॉर्डियन, ठीक है। इसके बारे में भी देखेंगे, पर पहले आप एक बार ये टाइमलाइन देख लो। फिर 1430s में गुटनबर्ग में, 1430s मतलब 1447 में इन्होंने बेसिकली ये मशीन बनाई थी प्रिंटिंग प्रेस वाली। तो 1430s बोलेंगे हम। फिर 1443 में पहली बाइबल, जो इन्होंने पहली बाइबल बनाई थी जिसकी 180 कॉपीज इन्होंने बनाई थी, वो पब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद 1558 में प्रतिबंधी किताबों की सूची, अलग अलग बुक्स निकलने लग गई। जैसे हम बोलते नहीं है वो सीरीज वाली बुक निकलने लग गई। तो ये सारी चीजें थी। फिर 18 सेंचुरी, फिर हमारी 19 सेंचुरी। तो ये सारी चीजें हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता था सबसे स्टार्टिंग में, किस तरह से प्रिंटिंग की जाती थी। तो एक मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, एक हमारा वुड होता है, ठीक है, उस पे हम लेटर्स को क्या कर देते हैं, तराश देते हैं, मतलब खरोद खरोद के उस पे लेटर्स लिख देते हैं, या कोई भी अक्षर लिख देते हैं, और पेपर पे क्या करते हैं, उसको छाप देते हैं। तो पहले इस प्रकार की प्रिंटिंग होती थी। कहाँ पे होती थी, चाइना में, ठीक है। अब इस तरीके की प्रिंटिंग से इन्होंने कौन सी पहली बुक निकाली थी, वो निकाली थी अकॉर्डियन। कब, एडी 592 में इनकी ये पहली बुक निकली थी, द अकॉर्डियन। ये चीज याद रखना, ये वाली पॉइंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके की जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है ना, इनके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन फिर हम अभी चाइना की बात करें तो चाइना में क्यों ये इतनी फ्लरिश होने लगी। इसका पहला कारण ये था कि वहां पे जो किंग वगैरह होते थे, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह रखते थे, तो लोगों को हायर करना होता था, सिविल एग्जाम देना होता था, तो उसके लिए पढ़ना रहता था। तो इसलिए लोग क्या करते थे, बुक खरीदते थे। तो इसलिए डिमांड क्या हो रही थी हमारी किताबों की, इंक्रीज हो रही थी। दूसरा कारण ये था कि अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। अब जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, मतलब जो पीछे बैकवर्ड एरिया में लोग रहते हैं, वो इतना नहीं पढ़ते, लेकिन वहां पे अर्बन लोग इंक्रीज हो रहे थे, अर्बन पॉपुलेशन, अच्छे घर में रहने वाले लोग। तो एक पढ़ने का शौक जागने लगा। इस वजह से भी ये बुक की डिमांड क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। अब क्या हुआ, वहां से चलते चलते हमारी कहाँ आई, जापान में आई। अब ये जो बुद्धिस्ट वगैरह, हमने ट्रैवलिंग वाले क्या, एक जगह से जब दूसरी जगह लोग जाते हैं तो क्या अपने कल्चर वगैरह लेकर जाते हैं। तो वही जो चाइना के बुद्धिस्ट वगैरह थे, वो जब जापान ट्रैवल करे तो वही ये सेम कल्चर जापान भी लेकर गए। तो जापान में भी ये प्रिंटिंग का कल्चर आया, और उन्होंने जो पहली किताब पब्लिश करी थी वो क्या थी, हमारी डायमंड सूत्र। अब यहाँ के लोग क्या करने लगे, हर चीज को प्रिंटिंग में कन्वर्ट करने लगे। जैसे कार्ड्स वगैरह ये लोग जो खेलते थे, उसको क्या करने लगे, उस पर भी प्रिंटिंग वगैरह करने लग गए। इन्होंने प्रिंटिंग में और एडवांसमेंट करी। ये लोग फोटोज वगैरह भी बनाने लग गए थे, चित्र वगैरह भी प्रिंट करने लग गए थे। तो वहीं से हमारी वो ओक्यो नाम की जो, एक सेकेंड, जो ऊकियो टाइप की जो प्रिंटिंग होती है, जो कीटागावा और ऊटिकारो उन्होंने जो फाउंड करी थी, ऊकियो टाइप की प्रिंटिंग, उसमें क्या होता है, फ्लोटिंग पेंटिंग होती है, मतलब फ्लोटिंग इमेज हम बनाते हैं। हम जो देख रहे हैं, हमने इमेजिन करा, और उसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ करके लोगों को और लोगों को बताना चाह रहे हैं। तो इस टाइप की प्रिंटिंग ऊकियो, ठीक है। और जो ये कीटागावा उकीमारो थे, वो ईडो जापान में पैदा हुए थे। फिर अब इनकी पेंटिंग से इन्फ्लुएंस होके क्या हुआ, यूरोपियंस ने भी ये सब करने लगे। तो अब जापान से यूरोप कैसे गए, उसकी बात हम करते हैं। तो सिल्क रूट के बारे में अगर आपको पता हो, हमने पहले भी डिस्कस करा हो,
सिल्क रूट क्या था, जहाँ से चीजों का आदान प्रदान होता था। जैसे यहाँ पे समझ लो, ये हमारे इस प्रकार से इंडिया है और ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ चाइना से यहाँ जा रहा है, फिर साउथ ईस्ट यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड होता था चीजों का। तो पेपर का ट्रेड होने लगा, मतलब पहले सिल्क का ट्रेड होता था, फिर पेपर का ट्रेड होने लगा। उसके बाद प्रिंटिंग कल्चर भी क्या हमारा जापान से चाइना से कहाँ जाने लगा, ईस्ट वाले एरिया में जाने लगा, वेस्टर्न जो हमारा एरिया है। तो कौन लेकर गया था, मार्को पोलो। ये जो मार्को पोलो नाम का इंसान है, ये आया जापान, उन्होंने इनका प्रिंट कल्चर एक्सप्लोर करा और फिर ये यूरोप में गए। ये कहाँ का था, इटली का। तो इटली में क्या हो गया, प्रिंटिंग क्या होने लगी, इवॉल्व होने लगी। लेकिन वहां पे क्या होता था, पहले ना मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, जो मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, ये कौन लिखते थे, हमारे स्क्राइब्स लिखते थे। अब होता क्या है, स्क्राइब्स वो लोग होते हैं, जैसे समझो कोई एक किताब छप गई, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या करते हैं, उसी में से देख के दूसरी किताब में उतार देते हैं। तो वहां पे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह इन सब चीजों का क्या था, कल्चर था। तो अब इटली की हम बात कर रहे हैं, तो इटली में होता क्या था, जो एरिस्टोक्रेट्स लोग होते हैं, जो मतलब अमीर घर के लोग होते हैं, उनको अगर कुछ पढ़ना होता था ना, तो वो स्पेशली एडवांस चीजों के थ्रू पढ़ते थे। जो हमारा, एक सेकंड में यहाँ पर आपको बताती हूँ, ये जो हमारा वेलर होता है, ठीक है, इसके ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, और एरिस्टोक्रेट्स इसी चीज पे जो चीज लिखी जाती थी वो लेते थे, और बाकी मर्चेंट्स हो गए, जो स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, उनको पढ़ाई करनी होती थी। तो मतलब एक प्रिंटिंग कल्चर इंक्रीज हो रहा था, लोगों में पढ़ने का शौक भी जाग रहा था। तो चीप चीजों पर भी क्या हो रही थी, प्रिंटिंग होना शुरू हो गई थी। और प्रिंटिंग कैसे, प्रिंटिंग इन द सेंस मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू, लोग हाथों से लिखते थे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, तो यही दोनों चीजें चल रही थी। फिर क्या हुआ, अब कोई भी चीज है, ठीक है, अब उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, तो इन सब चीजों के ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम, लिमिटेशंस के बाद। तो अब कोई हाथ से लिखी हुई चीज है, ठीक है, अब मेरे को किसी की हैंडराइटिंग समझ में आ रही, किसी तीसरे बंदे को नहीं आ रही, तो एक क्या, एक ये ड्रॉबैक है। दूसरा हमारा ड्रॉबैक ये हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है। अगर हम वुडबॉक पेंटिंग की बात करें या मैन्यूस्क्रिप्ट्स की भी, तो काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, और ऊपर से जिन चीजों पे ये लिखी जाती थी, काफी नाजुक चीजें होती थी, और इनको अच्छे से संभाल के भी नहीं रखा जाता था। और इतने बड़े बड़े बुक्स पे लिखी जाती थी, और अलग अलग चीजों पे लिखी जाती थी, तो उन सब चीजों को कैरी करना क्या हो जाता था, डिफिकल्ट हो जाता था। तो ये सारे क्या आते हैं, हमारे ड्रॉबैक्स थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के। तो अब जहां पर हमें जरूरत पड़ती है, वहां पे क्या होता है, इनोवेशन। तो द नीड इज द मदर ऑफ इनोवेशन, ये एक फ्रेज है। तो इसके थ्रू अब हम समझेंगे कि जब ऐसा लगा कि हाँ, ये दोनों चीजें काम नहीं कर रही, और लोगों में भी पढ़ने की डिमांड इंक्रीज हो रही है, लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या हुआ, फिर अब यहाँ पे आते हैं गुटेनबर्ग पिक्चर में। तो गुटेनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश करी। अब उन्होंने जो वो बेसिकली एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो उनके जो फादर थे वो ऑलिव और वाइन को प्रेस वगैरह करते थे, तो उनके दिमाग में वो आइडिया आया कि हम प्रेस करके भी कुछ चीजें बना सकते हैं, क्या मतलब प्रिंटिंग मशीन बना सकते हैं। दूसरा उनके दिमाग में ये था कि जैसे अगर आपको याद हो, इन वो क्या बोलते हैं, डायमंड की जो वो करते नहीं, हम डायमंड को तराशते वगैरह, तो उसमें क्या थे, वो एक्सपर्ट थे, तो वो काम करते थे। तो उन्होंने उन दोनों आइडिया को कोलैबोरेट करके क्या बनाई, एक प्रिंटिंग मशीन बना दी। अब उस प्रिंटिंग मशीन ने सबसे पहले बाइबल पब्लिश करी, उसकी 180 कॉपीज पब्लिश करी। तो ये सारी चीजें क्या हुई हमारी, जो नाम ध्यान में रखना, गुटेनबर्ग कब करी थी, इन 1430s के अराउंड, ठीक है। अब जैसे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि वो प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद भी वो एकदम मैन्यूस्क्रिप्ट्स के जैसी क्यों दिखती थी, उसने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रिप्लेस क्यों नहीं करा था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब जो अब मैंने बताया ना, हाथ से जो किताबें लिखी होती है, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद भी वो चीज रिप्लेस क्यों नहीं हुई। पहला कारण तो ये लिख सकते हो, जो वो वुडन ब्लॉक पे जो अल्फाबेट्स या कोई भी लेटर वगैरह लिखे रहते थे ना, वो इसी प्रकार से लिखे हुए थे जैसे वो किसी इंसान की हैंड राइटिंग है, पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि जो बुक का जो डेकोरेशन वगैरह होता है, जो बॉर्डर्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो क्या क्या वो उन्हें हाथ से बनाया जाता था, उनके लिए स्पेस छोड़ दी जाती थी, एंड देन फिर बाद में हाथों से बनाया जाता था। तीसरा कारण ये था, जो पिक्चर्स वगैरह होती थी, ठीक है, तब इतनी एडवांस मशीन नहीं थी वो कि पिक्चर्स को भी प्रिंट करने लग जाए, तो बाकी जो पिक्चर्स वगैरह होती थी, ड्राइंग्स वगैरह होती थी, इलिस्ट्रेशन वगैरह होते थे, वो हाथों से बनाए जाते थे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रिंटिंग मशीन आने के बाद भी उसने मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या किया, एग्जैक्टली रिप्लेस नहीं किया। अब हम प्रिंटिंग के इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब अगर इम्पैक्ट्स की मैं बात करूँ, सबसे पहले तो क्या था, एक ये जो रीडिंग कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, क्या हो गए, वो बढ़ने लग गए। पहले क्या होता था, ओरली चीजें ट्रांसफर की जाती थी, जैसे किसी को कुछ ज्ञान है, ठीक है, उसने 10 लोगों को वो चीज बता दी, 10 लोगों ने 20 को बता दी। अब जब प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग जब वाली चीज आई, तो कुछ लोगों को पढ़ना आता था, उन लोगों ने चीजें पढ़ी,
समझी और फिर 10 लोगों को बताई। तो मतलब हमारा कल्चर क्या हो रहा था, ओरल से कहाँ से पहले तो ओरल होता था, मुंह से सारी बातें कही जाती थी, बताई जाती थी, याद रखी जाती थी। बाद में क्या हुआ, हियरिंग में मतलब सुनने वाले लोगों में क्या हुआ, वो डेवलप हुआ। ठीक है। अब इसमें डेवलप होने का क्या मतलब है, सुनने वाले लोग और पढ़ने लिखने वाले लोग क्या होने लगे, ज्यादा डेवलप होने लगे। तो पहला इम्पैक्ट तो हमारा ये आया था। दूसरे अगर इम्पैक्ट की बात करूँ तो रिलीजियस डिबेट, मतलब जो धर्म वगैरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट करा, कुछ लोग इसको रिवॉल्यूशन की तरह देख रहे थे। अब था क्या ये, अब अगर मैं इसकी बात करूं, कुछ लोग इसको एप्रीहेंशन की तरह ले रहे थे। एप्रीहेंशन मतलब कुछ लोगों को लग रहा था कि उनके बेनिफिट में चीजें नहीं हो रही। बेनिफिट में कैसे नहीं हो रही, क्योंकि देखो, अगर कोई चीज कोई प्रिंट करने के लोगों को मौका मिल रहा है, तो सब अपनी अपनी विचारधारा लिखना शुरू करेंगे, अपने अपने व्यूज प्रेजेंट करेंगे कि मेरा इसमें ये मानना है, मेरा ये मानना है। ठीक है। और जो मोनार्क वगैरह होते हैं, इनकी पोजीशन को क्वेश्चन करने लग गए, जो भी कंट्री के हेड वगैरह होते थे, तो क्वेश्चन करने लग गए कि इनको ये पावर क्यों मिली। आप लोगों को नहीं लगता कि ये सही है गलत है? जैसे आज भी आप न्यूज़पेपर में देखते होगे तो डिबेट आती है, कुछ लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव न्यूज लिखते हैं। तो सब क्या लिखते हैं, अपने अपने वो लिखते हैं ओपिनियंस, एडिटोरियल्स, अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे तो ये सारी चीजें होती है। इसकी वजह से क्या है, हम इसे एप्रीहेंशन बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने इसको उतने पॉजिटिव वे में नहीं देखा। वहीं अगर मैं किसी और की बात करूं, वहीं मैं अगर मार्टिन लूथर की बात करूं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवॉल्यूशन लाना चाहा। रिवॉल्यूशन कैसे, अब क्या होता था, जैसे मैंने अब बात करी चर्च की, क्रिश्चियनिटी की, तो वहां पे क्या होता था, क्रिश्चियन में भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड थे। एक तो थे कैथोलिक्स, और जो नया ग्रुप आया प्रोटेस्टेंट्स का, जो आज हम बोलते हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ये प्रोटेस्टेंट कहाँ से आया, तो इसके पीछे ना मार्टिन लूथर किंग की कहानी है। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे क्या था, ये जो मार्टिन लूथर किंग ना क्वेश्चन करने लग गए थे रोमन कैथोलिक चर्च के जो भी लॉज या प्रैक्टिसेस की जाती थी ना, वो लोगों को सिखाते थे कि आप पूजा करो तो आपका ये गुनाह माफ हो जाएगा। तो मार्टिन लूथर किंग ने 95 थीसिस पब्लिश करी, और उन्होंने अपने विचार, थीसिस पब्लिश इन द सेंस वो चर्च के बाहर लगा दी। तो लोग पढ़ने लगे। उसमें बेसिकली ये लिखा था कि ये जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं चर्च की, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें होने लगी। तो जिसकी वजह से एक नया ही ग्रुप निकल के आ गया प्रोटेस्टेंट का। जैसे जैनिज्म में आप देखते होगे श्वेतांबर दिगंबर। ठीक है। वही क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स पहले से ही था, और प्रोटेस्टेंट्स इनकी वजह से निकल के आया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरा एस्पेक्ट इम्पैक्ट में, पहले मैंने बताया रीडिंग कल्चर वाला, दूसरा डिबेट, रिलीजियस डिबेट, जिसमें मैंने मार्टिन लूथर किंग की कहानी बताई, ये रिवॉल्यूशन वाली। और दूसरी हमने कौन सी वाली, एप्रीहेंशन, जो मोनार्क वगैरह थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इन सब चीजों को। तीसरी अब मैं बात करूंगी प्रिंट एंड डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या हो रहा था इसमें, मैं बताती हूँ। जैसे समझो मैंने कोई चीज पढ़ी, मैंने उसका कोई और अजम्पशन निकाल लिया। अगर इसमें अब मैं जो बात करूंगी बेसिकली उसकी बात करूंगी, एक सेकेंड, मिनोचियो की बात करूंगी, जो मिलर थे इटली में। अब यहाँ पर बात कैसे आती है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताती हूँ। जैसे मैंने कोई चीज पढ़ी, डिबेट, अगर हम किसी टॉपिक का डिबेट ले लें, तो कोई उसके पॉजिटिव साइड में लेता है और कुछ नेगेटिव साइड में। टीवी में भी अगर आप डिबेट सुनते होंगे, तो कोई भी बिल पास होता है या गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसी निकालती है, तो उसके हमेशा क्या होता है, एक तो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, दूसरे नहीं सपोर्ट कर रहे होते। जो सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, उन सबके भी अलग अलग रीजन होते हैं सपोर्ट करने के। तो वैसे जैसे ये जो रिलीजियस बुक होती है, जो भगवानों के ऊपर लिखी जाती है, या कुछ भी होता है, तो लोग अपने अपने अजम्पशन बना के अपने ओपिनियंस भी पब्लिश करना शुरू कर देते हैं बुक से रिलेटेड। तो वहीं जो मिनोशियो थे, जो इटली में थे, ये किताबें काफी ज्यादा पढ़ते थे, तो इन्होंने भी बाइबल पढ़ी, रिलीजियस बुक पढ़ी, और इन्होंने ना अपना अलग पर्सपेक्टिव, वो जिस नजरिए से चीजों को देखते थे, उन्होंने उस तरह से चीजें पब्लिश कर दी। वो एक तरह से अगेंस्ट थी, जो ये चर्च में जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं इनके अगेंस्ट, मतलब इनके जो बिलीव्स थे, ये जो चीजें मानते थे, उनके अगेंस्ट उनका थोड़ा अलग ओपिनियन था। तो वो जो प्रीस्ट वगैरह थे, वो काफी ऑफेंड हो गए कि ये ऐसे अगेंस्ट में चीजें कैसे पब्लिश कर सकते हैं, ये चीजें तो क्या होनी चाहिए, तो सबको एक जो एक चीज है वही सबको माननी चाहिए, ये अपना नया ओपिनियन क्यों पब्लिश कर रहा है। तो जिसकी वजह से प्रीस्ट वगैरह ने क्या किया, इनको एग्जीक्यूट कर दिया, मरवा दिया। उसके बाद इन लोगों ने एक और चीज बोली कि ये जो रिलीजियस बुक है इनको प्रोहिबिट करेंगे, हम मार्केट में नहीं बेचेंगे, पब्लिश नहीं की जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ अंदर पड़ी रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर बाहर निकल गई तो लोग अपने अपने ओपिनियंस पुट करने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये सारी चीजें हमारी चल रही थी। अब हम बात करते हैं फर्दर इनोवेशन की, और क्या क्या इनोवेशन हुए। जो रिचर्ड एम होते, ठीक है, इन्होंने एक सिलिंड्रिकल बेस, इन्होंने और एडवांसमेंट करके एक नई मशीन निकाली, ठीक है, एक नई प्रिंटिंग प्रेस बनाई। अब इसमें क्या होता था, 8,000 पेजेस हम प्रिंट कर सकते थे।
तो ये नए नए सिस्टम, तो तब क्या हुआ था, पेपर की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई थी। और फोटोजेनिक, मतलब फोटोजेनिक इन द सेंस फोटो इलेक्ट्रिक, तो कुछ ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये सारे चेंजेस क्या हुए थे, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सारी चीजें आई थी। अब जब चीजें एडवांस होने लगी तो अलग अलग चीजें और पब्लिश होने लग गई। जैसे कि सीरियल बेस मतलब मंथली मैगजीन निकलने लग गई, शेरलॉक होम्स की, हैरी पॉटर टाइप, मतलब मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, इस तरीके की निकलने लग गई। और जैसे अगर कि सबके जो अलग अलग शौक होते थे पढ़ने के, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड, ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें क्या होने लगी, डेवलप होने लगी। अब एक सेकेंड, हम यहाँ पे, हाँ, ये हमने रिचर्ड एम हू की बात कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया में ये प्रिंटिंग प्रेस कैसे आई। तो सबसे पहले ना गोवा में आए। तो ये जो बाहर के लोग थे सबसे पहले कहाँ पे आए थे, गोवा में आए थे, जो पोर्टुगीज लोग थे। ठीक है, गोवा में। मैं आपको बता देती हूँ गोवा, फिर कौन सी लैंग्वेज थी इनकी, तमिल थी, फिर मलयालम लैंग्वेज थी, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ, जब वो गोवा में पोर्टुगीज आए तो उन्होंने ना वहाँ की रीजनल लैंग्वेज, जो कोस्ट लाइन पे लोग रहते थे वो बेसिकली कोंकणी लैंग्वेज बोलते थे, तो उन्होंने पहले तो वो लैंग्वेज सीखी, फिर उसमें चीजें पब्लिश करना शुरू किया। तो ये जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है, इसको हम एक और चीज बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तमिल, मलयालम, ये सारी क्या होती है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो पहले कोनकानी में पब्लिश होने लगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे तमिल में चीजें पब्लिश होने लगी, फिर मलयालम में पब्लिश होने लगी। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो रही थी, अलग अलग लैंग्वेजेस में हमारे इंडिया में पब्लिकेशन होना शुरू हुआ, लोग लिखना शुरू किए, लैंग्वेजेस उन्होंने पहले सीखी, फिर उन लैंग्वेजेस में चीजें पब्लिश करना शुरू किया। अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। तो अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, हाँ, जेम्स ऑगस्टस हिक्की की। ठीक है, तो इन्होंने क्या था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी, जब ये ब्रिटिशर्स वगैरह आ गए थे, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी एक्टिविटी होती थी, ये अपने न्यूज़पेपर में लिखते थे। वहां पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्कर के साथ, या कॉरपोरेट्स कैसे एक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी पॉलिसीज है, तो वो ना इंग्लिश में लिखते थे ये सारी चीजें। इनका जो न्यूज़पेपर था उनका नाम था, उसका नाम था बंगाल गैजेट। ठीक है, मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ। तो इसमें वो ये सारी चीजें पब्लिश करते थे। तो क्या हुआ जब एक दिन, एक सेकंड में यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। तो क्या हुआ जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को पता चला कि ये ऐसी ऐसी चीजें लिख रहे हैं, हमारी कंपनी के बारे में लिख रहे हैं, तो वो ऑफेंड हो गए, मतलब उन्होंने ना वो चीज एक्सेप्ट नहीं करी। तो उस टाइम के जो हमारे गवर्नर थे, ठीक है, जो उस टाइम के जो हमारे गवर्नर कौन से थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो उनके बीच में और उस न्यूज़पेपर के जो ओनर थे, ठीक है, ऑगस्टस जो थे, उनके बीच में क्या हो गई, कंट्रोवर्सी होना शुरू हो गई। उन्होंने माना नहीं, और वो पब्लिश करते थे अंदर को उसमें क्या चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को डर था कि अगर यूरोप में बैठे लोग अगर ये पढ़ लेंगे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता था, ये इस तरह से लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, इसको भी क्या करवा दिया, खत्म करवा दिया। अब अगर मैं बात करूँ, फिर इंडिया के लोगों ने ही, जो इंडियंस वगैरह लोग हैं, उन लोगों ने ही न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिया। किसने पब्लिश शुरू करा था, गंगाधर भट्टाचार्य ने। इन्होंने भी बंगाल गैजेट, इनके जो न्यूज़पेपर का नाम था उसका नाम भी बंगाल गैजेट था। अब ये दोनों सेम न्यूज़पेपर नहीं थे, क्योंकि एक तो अलग टाइम लाइन पे, मतलब एक 18 सेंचुरी में पब्लिश हुआ था, दूसरा 19 सेंचुरी में। जो गंगाधर भट्टाचार्य थे, इन्होंने भी बंगाल गैजेट, उसका नाम भी बंगाल गैजेट था, बट स्पेलिंग अलग अलग थी। तो इन्होंने फिर ये अपना न्यूज़पेपर निकालना शुरू किया। अब अगर आपको क्वेश्चन ध्यान में रखे, तो पहला जो इंडियन जो न्यूज़पेपर निकला था, जो पहले इंडियन पब्लिशिंग निकली थी, जो किसी इंडियन पर्सन ने लिखी थी, उसका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, और नाम क्या था, बंगाल गैजेट। तो क्या था, जब न्यूज़पेपर निकलने शुरू हुए, तो लोग अपने अपने कॉलम्स में अपने अपने ओपिनियंस वगैरह देने लगे। तो तभी दो ग्रुप हमारे निकल के आए। एक तो थे हमारे रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स कौन होते हैं, जो चेंजेस लाना चाहते हैं सिस्टम में, जो पहले से प्रथा चलती आ रही है उनको चेंज करना चाहते हैं। एक हमारा ग्रुप निकल के आया रिफॉर्मर्स का। दूसरा थे हमारे, एक सेकेंड, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, जो पुरानी सोच के लोग थे। ठीक है, ये दोनों, इन लोगों ने ना अपने अपने न्यूज़पेपर निकालना शुरू किया। अब रिफॉर्मर्स में हमारे फेमस नाम क्या था, राजा राम मोहन रॉय। ये बेसिकली सती प्रथा के अगेंस्ट अपने न्यूज़पेपर में लिखते थे। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा हमारा न्यूज़पेपर निकाला था, इधर मैं नाम लिख रही हूँ, संबत कुमोदी।
ठीक है, इन्होंने रिफॉर्म्स लाने की बात करी थी अपने न्यूज़पेपर में, सती प्रथा को अबॉलिश करने की बात करी थी। और इसके अलावा ये तो मैंने एक चीज बता दी। तो जो टॉपिक्स थे जिनके ऊपर डिबेट्स होते थे वो थे एक मोनोथीज्म। मोनोथीज्म मतलब किसी एक भगवान में विश्वास करना। दूसरे थे हमें मूर्ति पूजा से रिलेटेड, विडो सिस्टम। तो इन सब चीजों पे काफी ज्यादा डिबेट्स वगैरह होने लगी, लोग अपने न्यूज़पेपर में छापते थे। दूसरे हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो चाहते थे जो पहले से चीजें चलती आ रही है वही चलनी आनी चाहिए। तो इन्होंने अपना नया न्यूज़पेपर निकाला, इसका नाम था समाचार चंद्रिका। ठीक है, इन्होंने जो न्यूज़पेपर निकाला था, दोनों ने अपने 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 न्यूज़पेपर निकाले, इनके बारे में अपने विचार पब्लिश करने लगे। वहीं पर्शियन न्यूज़पेपर भी थे। तो आपको बस नाम याद रखना है, जो दो पर्शियन न्यूज़पेपर निकले थे उसका नाम था जम ए जहां नमा। ठीक है, जम आई, बेसिकली इसे ए या आई जो भी बोलते हैं, जम ए जहां नमा। और दूसरा था हमारा शमशुल अकबर। ठीक है, शमशुल अकबर। और वहीं हमारा गुजराती जो न्यूज आती थी, जो गुजराती न्यूज़पेपर था उसका नाम था बॉम्बे समाचार। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा होगा कि हाँ गुजराती न्यूज़पेपर है, बॉम्बे समाचार नाम है। तो ये 1821 के अराउंड निकला था। तो बस ये ऐसी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि मुस्लिम और हिंदू के बीच में मतलब इनके कौन से न्यूज़पेपर निकले थे, तो इससे पहले ना देखो क्या हो रहा था। जो हमारा भारत था वो पहले मुस्लिमों के द्वारा रूल किया जाता था। तो जब ये क्रिश्चियन वाले लोग, मतलब ब्रिटिशर बेसिकली क्रिश्चियंस में बिलीव करते हैं, तो ये मुस्लिम लोग चाहते नहीं थे कि इनके लोग भी मतलब वो क्रिश्चियनिटी को डेवलप करने लगे, इनका जो कल्चर है वो पूरा खत्म ना हो जाए। तो इनके जो वो लोग होते हैं जिसे हम उलमा बोलते हैं, उलमा बेसिकली वहाँ के जो प्रीस्ट होते हैं जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं और लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो इन लोगों को डर था कि कहीं इनका रिलीजन खत्म ना हो जाए। तो इन्होंने क्या है, जिसे अगर मैं बात करूँ, फतवाज ये पब्लिश करना शुरू किया। फतवाज में बताते लोग थे लोगों को कि आपको अपने रिलीजन बदलना नहीं है, इसमें बिलीव करना है। तो ये सारी चीजें थी। बाकी अगर हिंदू लोगों की बात करूँ, ठीक है, ये रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह पब्लिश करते थे। रिलीजियस टेक्स्ट कौन सा, जो रामचरित्र मानस है। पहले तो ये एक ही थी, मतलब एक ही बनी हुई थी, किसी एक ने पढ़ ली, 10 लोगों को सुना दी गई। अब रामचरित्र मानस को भी क्या पब्लिश किया जाने लगा, लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बताया जाने लगा। तो इस तरह से ये इंडिया में क्या होता है, डेवलपमेंट। अच्छा, मैं एक एस्पेक्ट और था यूरोप का, यूरोपियन वालों का, कि किस किस, हाँ मतलब बेसिकली वो हमने कवर ही कर रहे थे कि हाँ अलग अलग चीजें आने लगी, वही सीरीज में किताबें आने लगी, अलग अलग तरह की बुक्स पब्लिश होना शुरू किया। फिर चिल्ड्रन में, विमेन में, एंड जो वर्किंग लोग हैं उनमें कैसे ये प्रिंटिंग कल्चर अंदर घुसा। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि विमेन्स, चिल्ड्रन और पुअर लोगों में ये प्रिंटिंग कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ। तो अगर मैं बात करूँ चिल्ड्रन में, तो अगर यूरोपियन वाला साइड देखूँ तो वहां पे 1857 के अराउंड, 1857 याद रखना, जब हम लोगों का क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था। बेसिकली हम लोगों ने वॉर करी थी ब्रिटिशर्स के साथ, तो इससे याद रखना। तो तब वहां पे पहली फ्रांस में प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई थी, जिन्होंने बच्चों के लिए किताबें पब्लिश करना शुरू किया था। अब बच्चों की कैसे किताबें, अगर कोई छोटी क्लास का बच्चा है तो फेरी टेल्स कर दी, मतलब क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज बच्चों को जिस तरीके की पसंद आए, ठीक है, उस तरीके की बुक्स पब्लिश करना शुरू कर दिया। और वहीं पे ग्रिमिन ब्रदर्स, ये बेसिकली जर्मनी के लोग थे। जो मतलब अलग अलग जगह जाते थे और अलग अलग जगह से जाकर लोगों से बात करते थे, नानी दादी से, और लाइफस्टाइल वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर लिखते थे बच्चों से रिलेटेड। अब अगर मैं विमेंस वगैरह की बात करूँ, इन लोगों में इनमें प्रिंटिंग कल्चर का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जैसे वुमेन्स क्या बेसिकली वहां पे पहले तो घर पे काम करती थी, तो इन लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाँ घर में कैसे काम करना चाहिए, होम से रिलेटेड, होम डेकोर, फूड, मतलब इन सारी चीजों से क्या होने लगी, बुक, इन सब चीजों से रिलेटेड बुक पब्लिश होना शुरू हुई। अब अगर वर्कर्स की साइड की अगर मैं बात करूँ, तो वर्कर्स लोग क्या करते थे, लाइब्रेरी जाकर चीजें पढ़ते थे, लाइब्रेरी में जाना, चीजें समझना, और जो सेल्फ वो थे ना, मतलब जो खुद से चीजें सीख लेते थे, उन्होंने बुक्स लिखना शुरू किया ताकि और लोगों को हेल्प होने लगे। तो ये यूरोपियंस में विमेन, चिल्ड्रन, इन लोगों में क्या क्या फर्क, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब इंडिया पे अगर हम वापस बैक टू इंडिया पे आते हैं, तो मैं वहां पर बात करी थी कि प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन से मुस्लिम लोगों ने, हिंदू लोगों ने लोगों में अवेयरनेस फैलाना शुरू किया कि आप लोगों को अपना रिलीजन में बिलीव करना है, ये वो। तो वहीं एक साइड के लोग ऐसे थे, विमेन्स की अगर मैं बात करूँ एजुकेशन के लिए हमारे इंडिया में, तो कुछ लोग लिबरल थे, अलाउ करते थे, इवन प्रमोट भी करते थे कि औरतों को पढ़ना चाहिए, उनको स्कूल भेजते थे। ठीक है, वहीं कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव्स लोग थे जो ये मानते थे कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी
तो क्या हो जाएंगी, वो विडो हो जाएंगी, वो विधवा हो जाएंगी। दूसरे लोग मानते थे कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो इट विल बी अ करप्ट, ये करप्ट चीजें नहीं पढ़ना चाहिए लड़कियों को। तो ऐसे दो डिवीजन में लोग डिवाइड हो गए। फिर कुछ फीमेल्स थी जो लिबरल फैमिली की थी, उन्होंने जो उन पे ऑपरेशन वगैरह होता था, उन्होंने कैसे पढ़ना शुरू किया, तो उनकी स्टोरीज बताई हुई है हमारे इंडिया में। फिर अगर मैं बात करूं, इसके बाद एक और हमारा लास्ट टॉपिक आता है, वो आता है हमारा सेंसरशिप वाला। सेंसरशिप मतलब किसी चीज पे ना पाबंदी लगा देना, लिमिटेशन लगा देना। तो क्या होता था पहले ना, सेंसरशिप का इतना सीन नहीं था। जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मैन को मना किया था कि आपको यही चीजें, उनको रेस्ट्रिक्ट करा हुआ था कुछ चीजों से रिलेटेड, कि आप सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीजें पब्लिश कर सकते हो, और पब्लिश करने से पहले आपको हमसे कंसर्न करना पड़ेगा। और बाकी जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में चीजें पब्लिश होती थी, तमिल, तेलुगु, कोनकानी, इन लोगों पे इतना वो उनको प्रेशर नहीं रहता था, मतलब इतना वो सोचते नहीं थे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में अगर कोई चीज पब्लिश हो रही है तो ऑब्वियसली यूरोप के लोग भी पढ़ सकते हैं उसको। वो नहीं चाहते थे कि यूरोप में पता चले कि वो लोग यहाँ इंडिया में, भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या चीजें करें। तो पहले ये सिस्टम था। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने काफी ज्यादा इंसिस्ट करा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर लैंग्वेजेस में किताब पब्लिश होनी चाहिए, हर लैंग्वेज में करना चाहिए। तो एक एक्ट पास हो गया था। अब एक्ट क्यों पास हुआ? क्योंकि 1857 में ना रिवोल्ट हुआ। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा और बैकड्रॉप देती हूँ, थोड़ा सा और पीछे चल जाते हैं। मैंने आपको वो स्टोरी बताई थी उसकी, जो कौन था, ऑगस्टस, वो जो लिखता था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उसको तो एग्जीक्यूट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 1820 में ना कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था, तो उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें पब्लिश कर सकते हैं। वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी जो तमिल तेलुगु के लोग भी पब्लिश करते थे चीजें, उन पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, जब ये जो लॉर्ड बेंटिक थे हमारे गवर्नर जनरल, जब लॉर्ड बेंटिक बने 1835 के अराउंड, तब लोगों ने इनको रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज ऐसा मत करने दीजिए, प्रिंटिंग प्रेस पे इतने सेंसरशिप मत लगाइए। तो रिक्वेस्ट करी, जिसको उन्होंने अप्रूव कर दिया 1835 में। तो लोग पब्लिश करने लगे, लोग नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने लगे। हमने ये नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर में पढ़ा था कि वो भगवान अलग अलग एडवर्टीजमेंट करने लग गए, या लोगों में वो जगाने लगे कि हाँ हमको आजादी चाहिए, ये वो। इसकी वजह से 1857 में क्या हुआ, ब्रिटिश और इंडिया के बीच में क्या हुआ, एक रिवॉल्ट हुआ। ऑब्वियसली इंडिया वाले हार गए थे, बट वो रिवॉल्ट हो गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि एक तो हमने इनकी हेल्प करी, सेंसरशिप हटाई, और तब ये लोग हमारे अगेंस्ट ये सारी चीजें चीजें पब्लिश कर रहे हैं। तो उन्होंने एक वर्नाकुलर एक्ट पास कर दिया 1870s के अराउंड। ठीक है, जिसमें उन्होंने पाबंदी लगा दी, एकदम स्ट्रिक्ट सेंसरशिप रूल्स लगा दी कि आप ये पब्लिश नहीं कर सकते। ये हमारी ये स्टोरी थी। फिर उसके बाद अब जो लास्ट न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, मतलब एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ इन सब चीज़ों के बीच में, एक बाल गंगाधर तिलक ने निकाला केसरी न्यूज़पेपर। ठीक है, एक अखबार निकाला उन्होंने। तो यही हमारी ये जो पूरी जो हमने स्टोरी पढ़ी, पहले ईस्ट एशिया से, मतलब जापान से चाइना, फिर यूरोप में कैसे आया, इंडिया में कैसे, किस किस तरह के इम्पैक्ट थे विमेंस पे, चिल्ड्रंस पे, पुअर्स पे। तो ये हमने पूरा रिविजन में कवर कर लिया। अब हम आगे थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया मिल जाए हमने क्या क्या पढ़ा। ओके।